इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाए कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी बात को सवाल में f बराबर r/2 करके या फिर इसी बात को r बराबर 2f भी लिखा जा सकता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसी को सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, तो आपको सिद्ध करना है कि f जो होगा वो बराबर होगा r/2 के। तो हम लोग लिख देते हैं कि सिद्ध करना है कि f जो होगा वो बराबर होगा किसके, r/2 के। तो इस तरीके से जो सिद्ध करना है पहले उसको लिख देंगे। अब किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ चीजों को हम मान लेते हैं, तो अब हम लोग जो मानेंगे उसको यहां लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या क्या मानेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं कि आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, तो हम लोग सबसे पहले एक उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। यहाँ पे जो दर्पण बना हुआ है ये उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इधर पीछे से जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इधर से पेंट किया गया है दर्पण को, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है यही दर्पण का परावर्तक सतह है। हम लोग मान लेते हैं कि यह एक उत्तल दर्पण है और इसका नाम मान लेते हैं कि ये m है। तो जो हम लोग यहाँ मानते चलेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हमने क्या माना कि m बराबर उत्तल दर्पण। तो पहला चीज जो हमने माना उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है, मतलब यह पहले से एक गोला रहा होगा। तो इस गोले के केंद्र को जो है, इस गोले के केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो C है, ये C जो है हमारे लिए वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। और यह जो दर्पण M से लेकर M' तक है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं पोल, जिसको सूचित करते हैं P से, और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। तो हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ जो P जो है वो है हमारे लिए क्या, ध्रुव। इस तरीके से तीन चीजों को हमने समझ लिया। सबसे पहले तो M' एक उत्तल दर्पण है। चूंकि यह खोखले गोले का भाग होता है तो जिस खोखले गोले का भाग है यह दर्पण, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो इतने बातों को हमने समझा। अब आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर सतह तक की दूरी को हमने ले लिया, इस C से लेके P तक की दूरी को, तो केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे PC जो हो जाएगा वो हमारे लिए हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता त्रिज्या जो है इसको हम लोग सूचित करते हैं R से। उसके अतिरिक्त एक और शब्द है R, तो आप समझ गए। F क्या है, F को कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए सबसे पहले हमें फोकस समझना होगा। आप एक और बात समझिए कि यह ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं कि यह दर्पण की प्रधान अक्ष है। अगर इस PC यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण लाए, तो प्रकाश का किरण टकरा के अंदर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको पेंट किया गया है, तो टकरा के यहीं से बाहर की ओर अपवर्तित हो जाएगा। और अपवर्तित किरण को अगर हम लोग पीछे लाएंगे तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कहीं फोकस से होके जा रहा है। तो हमने क्या किया कि अगर हम इसका नाम रख दे A और इसका नाम रख दे B, तो ये AB जो है हमारे लिए वो है आपतित किरण, और आपतित किरण टकरा के जो गई बाहर की ओर, उसको पीछे खींचने पर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर यह काटती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल F से दर्शाया जाता है। और फोकस से लेकर इस ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि P से लेकर F के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। तो हम लोग लिख देते हैं PF जो है वो है हमारे लिए फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल f से। तो आपको यहाँ जो सिद्ध करना था f बराबर r/2, इसमें आप f समझ गए कि फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी आप समझ गए क्या है। साथ साथ में r का मतलब वक्रता त्रिज्या होता है। आप वक्रता त्रिज्या भी समझ गए हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें एक और बात जो हम चाहते हैं कि बता दिया जाए वो ये है कि आप जानते हैं कि यह A से B जो किरण है यह आपतित किरण है। टकरा कर यह बाहर जाने वाली जो किरण है, जिसको हम लोग AB, यहाँ पे हम C चुकी है तो यहाँ D मान लेते हैं, यह ABD जो है ये परावर्तित किरण है। तो इस आपतन बिंदु पे एक अभिलंब डाला जाता है। ये अभिलंब जो होता है वो दर्पण के केंद्र से होते हुए गुजरता है, तो हमने केंद्र से होते हुए एक अभिलंब भी डाल दिया। इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, जैसे इसको हम कह दे रहे हैं N। ये BN जो है वह इस आपतित किरण के लिए और परावर्तित किरण के लिए अभिलंब का काम करेगा। एक चीज और हम लोग इसमें लिख देते हैं जो रचना किए हैं कि AB जो है वो क्या है आपके लिए, तो AB है आपतित किरण। अब हमने इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि आपको याद करना आसान हो। इसी को आप शब्द में भी लिख सकते हैं कि माना कि M'
एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है तथा ध्रुव P है। फिर लिख देते हैं PC वक्रता त्रिज्या है, साथ साथ में लिख देते हैं PF जो है वो फोकस दूरी है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ऐसे बताने के पीछे कारण बस यही है कि आपको जल्दी से याद हो जाए और समझ में आए। अब आप इतने दूर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं कि इसको आगे कैसे हल किया जाए। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसको सिद्ध कैसे किया जाए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हम लोग भी इसमें कुछ प्रमाण देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं कि प्रमाण। अब सबसे पहला प्रमाण हमारे पास क्या है, आप जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर देखिएगा कि A से B के पास जाने वाली किरण ये आपतित किरण है और ये NB जो है ये अभिलंब है, यानी कि ये बीच में जो कोण बना यह आपके लिए आपतन कोण है जिसको I से सूचित किया जाएगा। यह DB जो है वो आपके लिए परावर्तित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कि सूचित करेंगे कोण R से। तो परावर्तन के दूसरे नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। पहला कोण लिखेंगे A, B और N। तो कोण A, B, N जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो कोण D, B, N के। ये बराबर होगा कोण D, B, N के। कैसे होगा, तो इसके लिए आप लिख दीजिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये तो पहला बात हुआ। दूसरी बात को अगर आप देखना चाहें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक कोई रेखा हो और ये दूसरी कोई रेखा हो और दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दे, तो ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण जो होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इस बात को अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये एक आप अभिलंब जो खींचा गया है जो केंद्र से होते हुए यहाँ से जा रहा है, इसके बारे में देखिएगा तो ये हो गया N और C। इस रेखा को यहाँ हमने बना दिया। एक ये D से शुरू हुआ है और F तक गया है, यानी कि D और F। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वाला कोण, यानी कि ये जो बीच में कोण है ये, और यहाँ पे ये जो कोण बना है ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अब इनका नाम हम लिख देते हैं। तो पहला कोण क्या हो गया, D, B, N, और दूसरा कोण हो गया C, B और F। तो हम लोग लिख देते हैं कि कोण C, B, F, यानी कि C, B और F ये वाला कोण बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा कोण D, B, N के। D, B, N के कैसे बराबर होगा, तो हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों कैसे कोण हैं, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग इन दोनों बातों को देखें, अगर आप चाहें तो इसको मान सकते हैं कि ये जो है हमारे लिए समीकरण 1 है, ये जो है वो समीकरण 2 है। चूंकि उधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, आप कॉपी में उस साइड लिखिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखिएगा तो दोनों में RHS जो दायां हाथ वाला हिस्सा है ये दोनों में बराबर है। तो जब RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चूंकि RHS दोनों में बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होगा, कि यानी कि कोण ABN जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण CBF के। इस बात को हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारे लिए समीकरण 1, 2 तो हो ही गया है, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 एक नया कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान के चलिए यह एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है और दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो और इसको कोई तीसरी तिर्यक रेखा आके काट दे, तो यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं संगत कोण। अब इस बात को अगर इस चित्र में देखिएगा तो यहाँ पे A है और ये B है, हम लोग इसको A और इसको B मान लेते हैं, और नीचे ये जो P है और C है तो इसको हम लोग P मान लिए, इसको C मान लिए। अगर ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो इनको काटने वाली तिर्यक रेखा कौन सी है, N से लेकर जो C तक रेखा जा रही है यह NC रेखा इनको काट रही है। तो हम लोग इस बात को लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AB जो है वो समांतर है किसके, PC के, ये AB रेखा जो है वो PC के समानांतर है, तथा NC इसे प्रतिच्छेद करती है। हमने लिखा कि ये AB जो है और PC ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं और ये N से लेकर C तक की यह जो रेखा है वो इसको काटती है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ बनने वाला कोण
और यहाँ बनने वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसमें आप देखिए कि ये वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा यहाँ बने इस कोण के। तो इन दोनों का हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है ए बी और एन, तो हम लोग लिख लेंगे, इसलिए कोण ए बी एन जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो यहाँ से इसका नाम लिख लेते हैं एफ सी और बी के, कोण एफ सी बी के। एफ यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, यानी कि इस वाले कोण के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो अगर इसको हम लोग समीकरण 4 मान लें, इसको समीकरण अगर 4 मान लें, अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में LHS जो है वो बराबर है। इसमें भी कोण ABN है, यहाँ भी कोण ABN है, तो दोनों में चूंकि LHS बराबर है तो इन दोनों के RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिखते हैं, हम लिख देंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से इन दोनों समीकरणों में है क्या कि LHS चूंकि बराबर है तो RHS बराबर होंगे, यानी कि कोण CBF इसका RHS बराबर होगा इसके RHS के, यानी कि कोण FCB के। इस बात को हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण चूंकि 4 तक हो गया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण हमारे पास कितना हो गया, 5वां नंबर समीकरण हो गया। अगर आप इन दोनों कोणों को ध्यान से देखेंगे तो ये कोण है CBF, कहाँ है ढूंढ लेते हैं, ये रहा C, यहाँ रहा B और ये रहा F, यानी कि इस वाले कोण के विषय में बात किया जा रहा है। दूसरा है कि कोण FCB, यानी कि यहाँ से F, ये रहा C और ये रहा B, यानी कि इस वाले कोण के विषय में बात किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पे कोई एक त्रिभुज बना दिया जाए और त्रिभुज के ये दोनों कोण आपस में बराबर हो तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर हम इसका नाम लिख दें A, B और C और बताएं कि B और C कोण जो है वो आपस में बराबर हैं, तो C कोण के सामने वाली भुजा AB और B कोण की सामने वाली भुजा AC, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर आप यहाँ देखिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम है FC और B। यहाँ पे एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में इस समीकरण 5 के तहत दर्शाया जा रहा है कि यहाँ जो कोण B बना है वो और कोण C बना है वो, दोनों बातें आपस में बराबर है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को इस त्रिभुज में लगाया जाए तो होगा क्या, हम लिखेंगे कि त्रिभुज FCB में लिख देंगे कि चूंकि कोण CBF यानी कि CB और F इस वाले कोण के बारे में, ये कोण बराबर है किसके, तो ये बराबर है, यहाँ दिया गया है FCB के, FC और B यानी कि इस वाले कोण के, कोण FCB कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 5 से। इसका हम कारण बता देते हैं कि यह समीकरण 5 से हमने लिखा है कि यह दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोण बराबर होंगे तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अब आप देखिए कि इस कोण C के सामने की भुजा क्या है, B से लेकर F तक है तो ये BF है, तो कोण C के सामने की भुजा BF बराबर होगी किसके, कोण B के सामने की भुजा CF के। तो हम लोग लिख देते हैं कि BF जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो ये होगा CF के। और इस निष्कर्ष को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 6। अभी तक समीकरण 5 तक मान चुके थे, अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाएं कि B के सामने की भुजा FC और C के सामने की भुजा ये BF दोनों आपस में बराबर होंगे। इससे हमें मिला समीकरण 5। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु B है वो बिंदु B इस दर्पण के ध्रुव P से इतने दूरी पे होता नहीं है। वास्तविकता में यह बिंदु B जो है यहाँ ना होके इस P के बहुत करीब होता है। यानी कि अगर इस बिंदु B को पकड़ के नीचे खींचा जाए तो यह जो BF आपको लाइन दिख रहा होगा, यह लाइन धीरे धीरे ऐसे घटते यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि B यहाँ ना होके P के बहुत करीब यहाँ है। तो अगर ये P से F तक की आप दूरी को देखिएगा और इस BF वाले लाइन में अगर B बिंदु को यहाँ ला दिए तो ये नया BF जो है वो कहीं यहाँ बन रहा होगा। इस तरीके से होता क्या है, चूंकि B बिंदु P के बहुत करीब है तो जितना बड़ा PF होता है उतना ही बड़ा BF भी हो जाता है। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बिंदु B ध्रुव P के काफी निकट है, इसलिए अब B को चूंकि P के बहुत करीब कर दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा BF होगा, यह पहले BF ऐसे था, यहाँ जैसे जैसे B को नीचे लाते गए हैं BF नीचे आता गया है, तो जितना बड़ा BF है उतना ही बड़ा PF भी है। तो हम लोग लिख देंगे कि BF जो होगा वो बराबर होगा किसके, PF के।
ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यह बी बिंदु दर्पण के ध्रुव के बहुत करीब है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, क्योंकि इसका काम तो है नहीं हमारे पास। तो अब इस बात को जो है हम लोग समीकरण 5 तक मान चुके थे, यह छठा समीकरण था, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 7। अब कुल हो चुका है काम। अब जो हम लोग समीकरण माने हैं इसी के आधार पर चीजों को सिद्ध कर देते हैं। पहले आप इतने दूर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। अब समीकरण 6 और समीकरण 7 को ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी LHS में BF है, इसमें भी LHS में BF है। तो चूंकि दोनों समीकरणों के LHS बराबर हैं, इसलिए इनके RHS भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि CF जो होगा वो बराबर होगा किसके, PF के। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 6 तथा 7 से हम लोग कह सकते हैं कि CF जो होगा वो PF के बराबर होगा। तो लिख देंगे CF जो होगा वो बराबर होगा किसके, PF के। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 8वां। और अब आसानी से हल कर पाइएगा आप। हम लोग यहां से लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे दूरी CP को लिख सकते हैं कि CF प्लस में PF, क्योंकि दो छोटी छोटी दूरियां CF और PF को जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा CP के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे CP जो होगा वो बराबर होगा किसके, CF और प्लस में किसके, PF। ये दूरी जो है C से F तक, इसको CF कह रहे हैं, और P से F तक की दूरी को PF कह रहे हैं। तो CF प्लस PF पूरे PC के बराबर हो जाएगा। वैसे लिख दिए। अब ये जो CP है वो बराबर हो जाएगा, चूंकि समीकरण 8 में हम लोग देख रहे हैं CF जो है वो बराबर है किसके, PF के। तो CF के जगह पे हम लोग लिख देते हैं PF, और प्लस है तो प्लस, यहाँ PF पहले से था तो PF लिख दिए। अब क्या करेंगे कि CP बराबर PF में PF जुड़ेगा तो ये 2PF हो जाएगा। इस तरीके से हमने जब शुरू में माना था तो हमने बताया था CP जो है यानी कि केंद्र से लेकर ध्रुव तक के इस बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और सूचित करते हैं R से। तो इस CP को हम लोग लिख सकते हैं कि यही R है हमारे लिए, और बराबर में 2 है तो 2। हम आपको ये भी बताए थे कि यह फोकस से लेके पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे PF को हम लोग स्मॉल f लिख सकते हैं। आप देखिए, आपको यहाँ पे यही लाना था, और ये तो आ चुका है। अगर इसी बात में अगर f को इधर ही छोड़ दिया जाए और 2 को इस ओर लाया जाए तो ये R/2 जैसा भी दिखने लगेगा। तो आपको ये जो दूसरा बात सिद्ध करना था ये भी आप कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप अंतिम में लिख देंगे अतः सिद्ध। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप 1-2 बार देखिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा आपको।